आपने देखा होगा कि इस 18th लोकसभा इलेक्शन में कई सारे इंसिडेंट्स देखने को मिले जहां पार्टीज और उनके लीडर्स ने एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा अपने अपोनेंट्स को बैकलैश करने में और उनके द्वारा इलेक्शन कैंपेन्स में दी गई स्पीचेस को पॉइंट आउट करने का। यहाँ तक कि कुछ ऐसी स्पीचेस भी सुनने को मिले जिसके बाद ईसीआई को लेटर्स और कंप्लेंट्स भी लिखे गए टू टेक नेसेसरी एक्शन और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी कई केसेस फाइल हुए थे। अब क्योंकि हर इलेक्शन के टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन को लेकर हमेशा कुछ न कुछ कंट्रोवर्सीज होती है और जैसे कि हमने आपको बताया कि 2024 के जनरल इलेक्शंस भी इससे अलग नहीं थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पार्टीज, कैंडिडेट्स और सिटीजन से कई कंप्लेंट्स मिली जिसके बाद लोगों का रिएक्शन आया कि ईसीआई ने लोअर रैंकिंग कैंडिडेट्स की कंप्लेंट्स पर कुछ हद तक एक्शन लिया है, मगर टॉप पॉलिटिकल लीडर्स या स्टार कैंपेनर्स को कन्फ्रंट करने में वो हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। एक नोटेबल एग्जाम्पल पीएम मोदी का बंसवाड़ा राजस्थान में अप्रैल 21 को दिया गया स्पीच था जिसमें उन्होंने मुस्लिम्स को इन्फिल्ट्रेटर्स और वो लोग जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं कहा और ये भी कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो हिंदू वुमेन के गोल्ड और मंगलसूत्र को मुस्लिम्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान है। पॉलिटिकल पार्टीज की कंप्लेंट्स को एड्रेस करते हुए बीजेपी ने भी राहुल गांधी के स्पीचेस को लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिवाइसिवनेस का इल्जाम लगाया। ईसीआई ने दोनों पार्टी प्रेसिडेंट्स को नोटिस इशू किया और उनके स्टार कैंपेनर्स को कॉशन करने को कहा। ईसीआई ने कहा कि स्टार कैंपेनर्स के स्पीचेस को हायर थ्रेशोल्ड पर जज किया जाना चाहिए, पर कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया गया। पीएम मोदी ने कैंपेन ट्रेल पे कई बार कम्युनल स्पीचेस दी, लेकिन ईसीआई ने बस बीजेपी प्रेसिडेंट के एक्सप्लेनेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया और कैंपेनर्स को एमसीसी फॉलो करने की इम्पोर्टेंस रीइटरेट की, पर कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया। इलेक्शन के एंड पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्लैरिफाई किया कि ईसीआई ने जानबूझकर टॉप 2 लीडर्स को नॉट टच करने का डिसीजन लिया है। आपको बता दूं कि आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ईसीआई को इलेक्शंस के कंडक्ट पर सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल का पावर दिया गया है। इस पावर के तहत ईसीआई ने एमसीसी फॉर्मुलेट किया है और टेम्पररी बैन्स के जरिए इसे इन्फोर्स किया है। आपने इलेक्शंस के बाद कई ऐसे ओपिनियन सुने होंगे जहां ये कहा गया है कि ना आर्टिकल 324 ना ही एमसीसी हाई ऑफिसर्स के लिए कोई एक्सेप्शन बनते हैं और स्टार कैंपेनर्स को कन्फ्रंट ना करने में ईसीआई का डिफिडेंस क्वेश्चनेबल है। लेकिन एमसीसी की वायलेशन के लिए ईसीआई के पावर सिर्फ सेंसर या कैंपेन रिस्ट्रिक्शन तक सीमित है। वो कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई या इलेक्शंस कंटेस्ट करने से रोक नहीं सकते। तो अब ऐसे सिचुएशन में सवाल ये उठता है कि क्या पॉलिटिकल लीडर्स को उनके द्वारा दी गई कम्युनल स्पीचेस के लिए कहीं भी लाइबल हेल्ड नहीं किया जा सकता? क्या वो एमसीसी के चलते पूरी तरह से इम्यून हो जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि कैंडिडेट्स किसी लीगल कंसिक्वेंसेस से बचे अगर उन्हें कम्युनल स्पीचेस दी है या इलेक्शन सीजन में और कोई लीगल वायलेशंस किए हैं। इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत इलेक्शन पिटीशन के जरिए लीगल रेकनिंग होती है। सेक्शन 123 ऑफ द आरपीए कहता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस में हेट्रेड या एनमिटी को प्रमोट करना शामिल है, जो कैंडिडेट्स के इलेक्शन को वॉइड करवा सकता है अगर वो गिल्टी पाए गए। इलेक्शन पिटीशन डिक्लेरेशन के 45 दिन के अंदर रेलेवेंट हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है। इलेक्शन पिटीशन अनसक्सेसफुल कैंडिडेट या वोटर फाइल कर सकता है। हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है। अगर कैंडिडेट गिल्टी पाया गया तो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं और किस पीरियड तक के लिए। प्रेसिडेंट को ईसीआई का ओपिनियन लेना होता है और उसके एडवाइस पर काम करना होता है। करप्ट प्रैक्टिस की वजह से कैंडिडेट को इलेक्शन कंटेस्ट करने, इलेक्टेड ऑफिस होल्ड करने और वोटिंग से अप टू 6 इयर्स के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। आरपीए करप्ट प्रैक्टिसेस के मामले में काफी वाइड स्कोप रखता है। कैंडिडेट के एजेंट या कैंडिडेट के कंसेंट के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का करप्ट प्रैक्टिस भी इलेक्शन वॉइड करवा सकता है। ये उनको वोट लेस करने और इलेक्शंस या ऑफिस होल्ड करने से डिस्क्वालीफाई कर सकता है। 2024 के इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में कोई भी व्यक्ति जो कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहा हो और कम्युनल स्पीचेस दे रहा हो, उसके खिलाफ भी डिस्क्वालिफिकेशन का केस बन सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा इलेक्शन को राय बरेली से राज नारायण ने चैलेंज किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें गिल्टी पाया और इलेक्शन वॉइड किया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज के बाद स्टे मिल गया और इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। 1975 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, मगर उन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस के चार्ज से एक्विट कर दिया। 1987 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के दौरान भी बाल ठाकरे ने मुस्लिम्स को टारगेट करते हुए इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दिए। डॉक्टर रमेश प्रभु के इलेक्शन को बॉम्बे हाईकोर्ट ने वॉइड कर दिया और ठाकरे को 6 इयर्स के लिए डिस्क्वालीफाई किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को कंफर्म किया।
इंडिया जैसी बड़ी डेमोक्रेसी में लोगों का मानना है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स चाहे वो हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज होल्ड करते हो, उन्हें लॉ की स्क्रूटनी से गुजरना चाहिए। इलेक्शन पिटिशंस इस कमिटमेंट को टेस्ट करते हैं कि लॉ को किस हद तक फॉलो किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्पीचेस को डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट से देखना जरूरी नहीं है, मगर एक रीजनेबल केस बन सकता है कि कोर्ट्स एसेस करे कि उनके एक्शंस करप्ट प्रैक्टिस है या नहीं। करप्ट प्रैक्टिसेस किसी एक पार्टी या लीडर तक सीमित नहीं है। कम्युनल स्पीचेस जो कंट्री को डिवाइड करने की कोशिश करती है, उन्हें इलेक्शन के बाद भूल जाना गलत है। इलेक्शन स्पीचेस एम्पलीफाई होती है और हेटफुल स्पीचेस देश के सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इलेक्शन पिटीशन एक पावरफुल डेमोक्रेटिक टूल है और वोटर्स का सिर्फ रोल वोट देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिटीजन्स को देखना चाहिए कि उनके रिप्रेजेंटेटिव का विक्ट्री करप्ट प्रैक्टिस के जरिए तो नहीं हुआ। 2024 इलेक्शंस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की स्टेटस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दशक में पावर में रहने वालों की इम्प्यूनिटी को देखा गया है। 2019 में वेस्ट बंगाल रैली में होम मिनिस्टर ने इलीगल इमिग्रेंट्स को टर्माइट्स कहा और उन्हें बे ऑफ बंगाल में फेंकने की धमकी दी। जनवरी 2020 में एंटी CAA प्रोटेस्ट के कंटेक्स्ट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने प्रोटेस्टर्स को देश की गद्दार कहा और उन्हें गोली मार देने को कहा। सितंबर 2023 में साउथ दिल्ली के MP ने दानिश अली को पार्लियामेंट फ्लोर पे कम्युनली चार्ज्ड अब्यूसेस दिए। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है जहां हाई रैंकिंग पॉलिटिकल लीडर्स ने माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट स्पीच दिया बिना किसी लीगल कंसिक्वेंसेस फेस किए। इन सभी इवेंट्स को नजर में रखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये डिस्टर्बिंग है कि स्पीच लॉज का वेपनाइजेशन जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और अपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट किया गया। जरूरी है कि इस ट्रेंड को रोका जाए और पॉलिटिकल लीडर्स को याद दिलाया जाए कि कम्युनल स्पीचेस के लिए उन्हें सिर्फ इलेक्टोरल नहीं, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। कोर्ट्स की स्टैंड तो आप जानते ही है। हेट और कम्युनल स्पीच के कंटेक्स्ट में उनका टेक भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को स्टेट्स को डायरेक्ट किया था कि हेट स्पीच इंसिडेंट्स पर सो मोटो FIRs रजिस्टर करे और ऑफेंडर्स के अगेंस्ट बिना इंतजार किए कंप्लेंट का एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट की साइलेंस और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट विशियस सर्कल ऑफ हेट को क्रिटिसाइज किया था। जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की बेंच ने कहा था कि कोर्ट का ऑर्डर सभी हेट स्पीच मेकर्स पर अप्लाई होगा, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो। कोर्ट ने सेक्युलर नेचर ऑफ द नेशन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पर जोर दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने स्पेसिफिक पीनल प्रोविजंस भी हाईलाइट किए जिसके तहत हेट स्पीच ऑफेंडर्स को बुक किया जाना चाहिए। ये है सेक्शंस 153A प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, 153B imputations assertions prejudicial to national integrations, 505 public mischief और 295A deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of the Indian Penal Code। कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि स्टेट्स इंश्योर करे कि जैसे ही हेट स्पीच होती है 153A, 153B, 295A और 505 IPC के तहत ऑफेंसेस अट्रैक्ट हो। पर पॉलिटिकल कैंपेन्स के दौरान दी गई हेट स्पीचेस का क्या उनके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन इशू किया है? तो आपको बता दो कि सुप्रीम कोर्ट ने मोस्टली इलेक्शन के दौरान आई हुई हेट स्पीच केसेस को डिसमिस ही किया है। 2024 इलेक्शंस के दौरान फाइल किए गए केसेस के बारे में तो आपको पता ही है। सिमिलरली 2014 लोकसभा इलेक्शंस के रन अप में सुप्रीम कोर्ट ने 2 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस को डिसमिस कर दिया जो कोर्ट से इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान हेट स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के डायरेक्शंस मांग रहे थे। उसी पीरियड में फाइल हुई एक अलग PIL में कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया था कि पॉलिटिशियंस के द्वारा की गई हेट स्पीचेस को देखे और पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दे इन हेट स्पीचेस को कर्ब करने के लिए। अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल कैंपेन्स में हेट स्पीच के एलिगेशंस पर डिसाइसिवली एक्ट नहीं किया है। कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि इलेक्शन कमीशन को इन मैटर्स में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हेट स्पीच के मैटर्स में वो लार्जली पावरलेस है। तो अब आप ही बताइए कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? क्या इलेक्शन पिटीशन एक बेहतर ऑप्शन है? टेल अस इन कमेंट्स एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।